So hey guys, Tales of Wattingord सीरीज के इक्वल ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के हिसाब में, जहां पर हम लोग देखते हैं कि चिनमू और प्रिंसेस दोनों के दोनों मास्टर बाशान के साथ में पहुंच चुके होते हैं ग्रासलैंड्स के सेक्टर की तरफ, जहां पर उनकी मुलाकात होती है मंडी किंगडम के कुछ लोगों के साथ में। और यहाँ पर हमें ये भी पता चला था कि जो मास्टर बाशान है उनको इसी एरिया के अंदर बुलाया जाता है वो कहान के नाम से। और यहाँ पसीना में मंडी किंगडम का जो जनरल होता है उसका नाम था टूलिमो। वो मास्टर बाशान से कहता है कि हम तो कितनी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए, जो कि तुम थी अपनी सिवार को लेकर उनके ऊपर हमला करने के लिए भी जा चुका था। लेकिन मास्टर बाशान जैसे बंदे को मार पाना या उन पर हमला भी कर पाना ये इतनी आसान चीज तो नहीं थी। वो सिर्फ अपने एक छोटे से पंच की मदद से टोलिमू के जबड़े को उखाड़ देते हैं, जिसके इम्पैक्ट ने यहाँ की जमीन को फाड़ दिया था और टोलिमू की हालत खराब कर दी थी। और ये जो मंडी किंगडम की सेना यहाँ पर होती है उनमें से हर एक के बंदे की फट जाती है, क्योंकि लोगों ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका सामना किसी इतनी ज्यादा पावरफुल बंदे के साथ में हो जाएगा। तभी मास्टर टोलिमू से कहते हैं कि तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मैं कभी भी ग्रासलैंड से बिलोंग करता ही नहीं था, ना तो मैं तुम में से एक हूँ और ना ही मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मैं तो बस पहले के समय में अपने मास्टर के साथ में यहाँ से ट्रैवल करते हुए निकला था और मैंने तुम्हारे ग्रासलैंड के हर एक वॉरियर को अपनी इन्हीं हाथों से हराया था। अब याद होना चाहिए कि मैंने पहले के समय में सैकड़ों बैटल्स को लड़ा, लेकिन एक भी हारा नहीं था, जिसकी वजह से मुझे वो टाइटल दिया गया था जिसको कहा जाता है वो खान या फिर मार्शल खान। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस टाइटल को जीत पाना या मुझे हरा पाना इतना आसान है? भूल जाओ टोलिमू, क्योंकि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। इससे कि टोलिमू कहता है कि वो खान, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपको कौन सी चीज यहाँ पर लेकर आई है? इससे कि मास्टर बाशान कहने लग जाते हैं कि मेरा एक स्टूडेंट है इंपीरियल एकेडमी से, जिसने मुझसे कहा था कि वो भी उन्हीं नक्शे कदम पर चलना चाहता है जिन पर मैं चला हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ लोलान गोल्डन पैलेस को चैलेंज करने के लिए। यहाँ की हर गेट को वो हराएगा और मैं देखूंगा। जो बासन को ये सीना के बंदे तो शौक हो जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं। चिनमू कहता है कि हमारे यानकंग के बॉर्डर के पार ये जो ग्रेटेस्ट सेंचुरी के मास्टर्स है, या ये वाकई में उतनी औकात को रखते हैं कि मुझे उनके साथ में फाइट करनी चाहिए? टोलिमू मास्टर के ऊपर हंसते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि केवल 2 स्टूडेंट के साथ में तुम पूरे गोल्डन पैलेस को हरा पाओगे? पहले की बात अलग है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास में तुम्हारा मास्टर मौजूद था जिसको हेविली खान कहा जाता था, लेकिन आज वो तुम्हारे साथ में नहीं है। पहले तो तुम अपने काम में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब बिना हेविली खान के तुम आ गए। इतनी बड़ी चैलेंज को कैसे जीतोगे? या फिर तुम अपने आप को ही हेविली खान मानने लगे हो? क्योंकि यहाँ का एक दूसरा हेविली खान बन चुका है, जिसकी वजह से मास्टर और बबुल अपने गुस्से के साथ में पावर दिखाते हुए मास्टर कहने लगते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने अभी यहाँ की हेविली खान को पावर्स में सिर्फ पास नहीं किया है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हम दोनों की पावर्स के बीच में ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। जिनको गुस्से को देखकर टोलिमू तभी अपनी सेना से ये कहने लग जाता है कि ईगल्स और उसके संदेशों द्वारा ये बता दिया जाए गोल्डन पैलेस में ही वो खान वापस लौट कर आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बुल्फ के हेड स्केलेटन को उससे बाहर निकाल लिया जाता है, जिस मैसेज को अब तुरंत के तुरंत ही पहुंचा दिया जाता है गोल्डन पैलेस की तरफ। और हम लोगों को अब यहाँ से खतरनाक से दिखने वाले गोल्डन पैलेस का नजारा दिखाया जाता है, जो कि बर्फीली वादियों में धंसा पड़ा है। और यहाँ पर जब उस मैसेज को ले जाया जा रहा था तो यहाँ का नजारा तो खतरनाक होता है, साथ ही साथ हम लोग कई सारे पिंजरों को भी देख पाते हैं जिनके अंदर इंसानों को कैद करके रखा गया है। एक मैसेंजर हेविली खान के पास में पहुंचकर कहता है कि मार्शल खान यानी कि वो खान वापस लौट कर आ चुका है। जो बात सुनते ही अब अचानक से ही पैलेस के अंदर हलचल होने लगती है, बर्फीली हवाएं तेज हो जाती है, वुल्फ का हेड जम जाता है और यहाँ पर पिंजरों के अंदर जिन लोगों को बंद किया गया था उनकी बॉडी से उनके फ्लैश, उनकी सोल और उनकी एनर्जी को खींचा जा रहा था। और ये सब कुछ असल में कर रहा होता है हेविली खान, जो इन सभी के सभी लोगों को जान से मार देता है और इतनी ज्यादा बेरहमी के साथ में जितना कोई सोच भी नहीं सकता। और सब करते हुए हेविली खान हंस भी रहा था, और वो ये सब को सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए और अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए करता है। हेविली खान कहता है कि मेरे ऑर्डर को फॉलो किया जाए और उन लोगों को यहाँ पर लाया
जाए, जिसकी वजह से पैसेंजर यहाँ से वापस लौटने लगता है और हमें उन पिंजरों का भी नजारा दिखाया जाता है जिसके अंदर जितने भी इंसान थे वो सभी के सभी मर चुके थे। उसके अंदर बची हुई होती है तो केवल और केवल उनकी हड्डियां। सॉर्डर को अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा था और साथ ही साथ हमें इनके कैंप को भी दिखाया जा रहा था, क्योंकि गोल्डन पैलेस के सपोर्ट में यहाँ की हरे किंगडम की सेना आती है, जिसकी वजह से कोई भी चाह कर भी गोल्डन पैलेस के खिलाफ बोल नहीं सकता। ईगल फनली उस मैसेज को यहाँ तक पहुँचा ही चुका है, जिसके साथ ही साथ हम लोग वहीं से आते हुए देख पाते हैं सेना के हाथे को, और वहीं से आ रहा होता है ब्लू बॉल, जिसको देखकर यहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं मास्टर को, जिनसे प्रिंसेस ये पूछे लग जाती है कि यानी कि मास्टर बाशान, आपको यहाँ पर वू खान के नाम से बुलाया जाता है, आप मुझे बताइए जब आप वू खान हो फिर आकर ये हेवनली खान कौन है? मास्टर बाशान कहते हैं कि पहले मेरे मास्टर जो की है हेवनली ब्लेड, उनको ही कहा जाता था हेवनली खान, जिसके बारे में प्रिंसेस तो झलकती है। और तभी चिन्मू मास्टर से कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपने जानबूझकर गोल्डन पैलेस के गेट्स को चैलेंज करने का वो शो ऑफ किया था। मैं जानता हूँ कि आप ये सब कुछ उन लोगों को, वहाँ के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो ताकि वो लोग इस चैलेंज में फंसे रहे और हम मौका पाते ही वहाँ से अपने ट्रीजर को चुरा ले। मास्टर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, क्योंकि तुम दोनों चैलेंज करोगे वहाँ के लोगों को और मैं चला जाऊंगा पैलेस के अंदर और वो चुरा के लाऊंगा जिसकी हमें जरूरत है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो है मास्टर की हाफ बॉडी। मास्टर कहते हैं कि हम जैसे ही अपने काम में कामयाब हो जाएंगे तुरंत के तुरंत ही वहाँ से निकल भी जाएंगे। से लोगों की बातों को सुनकर प्रिंसेस कहने लगती है कि क्या तुम लोग वाकई में सेक्रेट सेंचुरी से यानी कि गोल्डन पैलेस से कुछ चुराने वाले हो? लेकिन मुझे लगता है कि इस काम में हमें बहुत ही ज्यादा मजा भी आने वाला है, जिससे चिन्मू चुप कराता है और ये कहने लगता है कि देखो हमारी ये जो जर्नी है उसके अंदर हमें बहुत कुछ करना है और अभी तक हमारा मुकाबला किसी भी एक ग्रेट विच के साथ में हुआ ही नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि वो सभी के सभी जरूर से लोलन गोल्डन पैलेस के अंदर इकट्ठा हो रहे होंगे और जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो हमें बहुत ही बड़े मुकाबले का सामना भी करना पड़ेगा, जिससे तुम समझ सकती हो कि वो लोग कितनी ज्यादा खतरनाक लेवल की प्लानिंग को बना रहे होंगे हमारे लिए। चिन्मू कहता है कि लेकिन सीनियर मुझे ऐसे लगता है कि जब आप अकेले पैलेस के अंदर जाओगे तो मुझे डर है कि शायद आप अकेले वहाँ पर हर एक चीज को इस्तेमाल नहीं पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर चीजें बिगड़ भी जाए, जिससे कि मास्टर कहते हैं कि फिर तुम्हारा आगे क्या प्लान है? चिन्मू कहता है कि देखिए मेरे जो मास्टर है ग्रैंडपा टूजी, उनसे मैंने चोरी करने की एक से टेक्निक को सीखा है। प्रिंसेस भी जानती है कि हाउस के ग्रैंडपा कितनी ज्यादा स्किलफुल है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंसेस के सामान को एक बार बिना उसे पता लगे ही चुरा चुके हैं। मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे ग्रैंडपा को फिर क्या हो गया था? चिन्मू बताता है कि ज्यादा नहीं, जब वो एक बार चोरी करने के लिए गए थे तो उनकी एक टांग को ही काट दिया गया था। मास्टर कहते हैं कि जब वो अपनी टांग को कटवा चुका है और वो भी चोरी करते हुए तो मुझे नहीं लगता कि उसकी स्किल इतनी ज्यादा कमाल की होंगे, ऐसा करने की वजह से तो तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो, तुम्हारी भी टांग जा सकती है। मास्टर कहते हैं कि देखो लोलन गोल्डन पैलेस के अंदर तुम्हें पता नहीं है कितनी ज्यादा ट्रैप से भरे पड़े हैं, प्रोडक्टिव शीट्स वहाँ पर हर एक जगह पे मौजूद है जिसके बारे में तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है। इसी वजह से मैं ये कहूंगा कि नॉर्मल चोरी करने वाली जितनी भी टेक्निक होती है वो वहाँ पर काम में नहीं आएंगे, इसीलिए अब तुम दोनों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम लोग केवल और केवल लोलन गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक करने पर ध्यान देना। चैलेंज के अंदर तुम लोगों को उन्हीं तरीके से फंसाना है कि वो शक भी ना कर सके और बाकी के काम को मुझ पर छोड़ दो कि चोरी कैसे करनी है, वहाँ से मास्टर की बॉडी को कैसे निकाला है। जिसके बाद फाइनली ये लोग कैंप्स के पास में पहुंच जाते हैं और मास्टर नीचे उतर जाते हैं, जिसके साथ साथ चिन्मू प्रिंसेस और हुलिंगर भी नीचे आ जाते हैं। मास्टर तभी चिन्मू को एक चीज देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हम लोगों को वो अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी हाथी के पीछे पीछे जा रहा होता है ब्लू बॉल, क्योंकि अब ये नया सफर शुरू हो चुका था जो कि है गोल्डन पैलेस का और इनके पीछे कुछ सेना का हिस्सा भी जा रहा था और ब्लू बॉल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि तभी वो हथनी को टारगेट बनाने लगता है और उस पर लाइन मारने लगता है। वो कहता है कि लिटिल सिस्टर आपकी स्किन कितनी ज्यादा वाइट है, आप तो एकदम गोरी गोरी हो। वो तो उसको फूल भी देने लगता है और ये कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में घास खाना पसंद करोगी, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये मेल है या फुल फीमेल, जो वो उसी से ही पूछ रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर बड़ी स्टोरों का सून माल देती है ब्लू बॉल के चेहरे पर, जिससे तो मास्टर की भी बेइज्जती हो रही थी कि उनका ये कैसा पालतू है। लेकिन तभी हुलिंगर न्यू को बताती है कि सीनियर
बदर वो असल में एक फीमेल है। इतना सुनते ही ब्लूबल की धड़क जाग जाती है। अब वो तुरंत की तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता है। वो उसको लाइन मारने लगता है कि आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, क्या मेरे साथ पार्टी करना चाहोगी। ये लोग जहाँ जहाँ पर लुक रहे थे वो हर जगह पे ट्राई कर रहा था, लेकिन हर बार ही मार खा रहा था। जिस पर मास्टर चिन्मू प्रिंसेस तभी लोग हंसते हैं। सफर में आगे बढ़ते बढ़ते अब फाइनली ये लोग पहुंच चुके होते हैं सेंचुरी के पास। और यहाँ पर लोगों को जो बंदा लेकर आया था वो कहने लगता है कि वो खान अब रास्ता तुम्हारे सामने है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है कि जब हमें एक छोटे से हिस्से का नजारा दिखाया जाता है तो यहाँ पर हजारों की संख्या में जीवों की हड्डियां पड़ी हुई थी, जो कि सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि किसी बीस्ट की हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है या किसी पक्षी की भी हो सकती है। मास्टर आगे बढ़ते हुए अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इस लेक को असल में कहा जाता है वी की वाटर लेक, और ये एक आखिरी पड़ाव है जिसके बाद फाइनली पहुंचा जा सकता है लोलान गोलन पैलेस में। लेकिन यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगता है कि इनकी चारों तरफ ही पड़ी हुई होती है इंसानों की हड्डियां। प्रिंसेस देखती है कि यहाँ पर कुछ लोगों की तो ऐसे भी शही पड़ी है जो कि अभी कुछ दिनों पहले मारे गए हों। वो कहती है कि ये तो उसकी सेना के लोग हैं, क्योंकि इनको विचकल्ट के लोगों के द्वारा पकड़ के लाया गया था, जिनका तो इतना ज्यादा बुरा हश्र किया गया है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। प्रिंसेस की रूह कांप जाती है। उसको गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि ये होते उसके सभी के सभी यानकांग के लोग। चिन्मू बताते हैं कि जब हमारे ग्रेट रिंग्स के लोग यानकांग में जाने की कोशिश करते हैं तो उनका भी यही हशर होता है, यानी कि मतलब ये है कि हर एक सेक्टर अपने अपने नजरिए से सही होता है। जो बात सुन के भले प्रिंसेस को बुरा लगा था, लेकिन यही सच्चाई है इस दुनिया की। अभी चिन्मू यहाँ पर चारों तरफ का नजारा अपनी डिवाइन आई टेक्निक की मदद से देखने लगता है और उसको ये पता लगता है कि यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं जिनको मारा गया है वो असल में बहुत ही खतरनाक तरीके से मारे गए हैं, क्योंकि उनकी सोल को, उनके फ्लैश को खींच लिया गया किसी के दान के कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर पड़े हुए लोगों की हड्डियों को गिद्ध दिखा रहे थे। तभी फिल्म मास्टर कहने लगते हैं चिन्मू से कि गोल्डन पैलेस के लोग यूज करते हैं विजिलॉर्ड सूत्र को, जिसकी वजह से वो लोग आम लोगों की सोल्स को खाते हैं और अपने कल्टिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये काम करने की प्रोसेस हर दिन होती है, हर समय होती है, और जो कोई भी व्यक्ति इस काम को करते हुए डिवाइन पावर्स में मास्टरी हासिल कर लेता है वो बन जाता है ग्रेट विच। और इनमें से भी जितने लोग पहुंच जाते हैं सेलेस्ट की रियल में उनको कहा जाता है विच किंग, जिससे तुम समझ सकते हो कि इन लोगों के भी कल्टिवेशन लेवल्स कितने खतरनाक होते हैं। जिस मोमेंट पर आते भी लोगों के सामने से ई के नाव के अंदर बैठकर आ रहा होता है ई के ग्रेट विच, जिनको अपने मन में सोच रहा था कि ग्रेट विच न जाने कितने ही लोगों की सोल को खा चुका होगा, जिससे यह कहा जा सकता है कि ये लोग तो डीमन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जीवों की और लोगों की हड्डियां ही पड़ी हुई थी। तभी फिर वो ग्रेट विच ये कहने लगता है कि वो खान हमारे ग्रेट हैबिली खान अभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमारी बोट पर आना होगा। जिसकी बात को सुनकर तभी प्रिंसेस अपने मास्टर से यह कहने लग जाती है कि क्या हम लोग इस पानी को पार करते हुए आगे नहीं जा सकते, हमें एक नाव की क्या जरूरत है, या फिर हमारा ब्लू हमें यहाँ से नहीं ले जा सकता, या फिर हम लोग और क्यों नहीं जा सकते क्या यहाँ से। जिसका जवाब देते हुए वो ग्रेट विच ये कहने लग जाता है कि ये जो वी की वाटर है, तुम्हें क्या लगता है इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि वो ना तो किसी को अपने अंदर से होकर जाने देगा, ना ही अपने ऊपर से और ना ही हवा में से, यहाँ तक कि अगर एक पंखी भी इसके ऊपर गिरेगा तो वो भी डूब जाएगा। तुम्हें लगता होगा कि इस लेक को तो एक जंप के साथ में पार किया जा सकता है, लेकिन तुम उतनी ही गलत हो, क्योंकि इसके ऊपर से और की भी जाना उतना ही खतरनाक है जितना कि इसको तैर के जाना। चिन्मू अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है। जिस मोमेंट पर एक पंछी वहीं से उड़कर जा रहा था, लेकिन अचानक से ही वो लेके उस पंछी को अपनी तरफ खींचती है और उसे पानी के नीचे ले जाकर डुबाकर मार देती है। और इसके भी अंदर अभी तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए मास्टर कहते हैं कि ज्यादा बातें मत करो और इसी के साथ में ही आगे बढ़ चलो। जो लोग तुरंत ही उसी नाव पर बैठ जाते हैं और ग्रेट विच अपनी पावर का यूज करते हुए नाव को आगे बढ़ाने लगता है। यहाँ का नजारा भले ही देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में उतना ही ज्यादा खतरनाक है। ये बढ़ती हुई नाव और ये शांत पानी उतना ही खतरनाक है जितना कि कोई डीमन भी नहीं होगा। हुलिंगर तो यहाँ के नजारे देख कर उसकी रूह कांपने लगती है कि उसमें ये क्या देख लिया। ऊपर की तरफ से जब हमें के नजारा दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक बहुत ही बड़ी से इसका बीस्ट्री इससे पानी की अंदर गिरा हो और वो कई सदियों पहले मर चुका हो, और इस लेक की आर की पार वो डेस्टिनेशन भी
नजर आने लगती है जो कि हमारा गोल्डन पहले जिसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत हो चुकी थी और यहाँ का तो ये नजारा देखकर ही इन लोगों की रोंगटे खड़े होने लगते हैं जिसके बाद अब हमें फाइनली एक क्लोज लुक दिखाया जाता है गोल्डन पैलेस का और अब उस नाव से उतरकर मास्टर आगे बढ़ने लगते हैं जिनके यहाँ पर आते ही हेवली खान को पता लग चुका था कि यहाँ पर आ चुके हैं मास्टर वो खान जो कि ये कहता है कि वो खान तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ चुका है जो कि काफी इम्प्रेसिव है क्योंकि तुम पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर हो इसीलिए बिना देरी किए जल्द से जल्द माउंटेन पर आ जाओ क्योंकि तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। मास्टर बाशान कहते हैं कि जब क्योंकि हेवली लॉर्ड मेरा इंतजार कर रहा है मैं भी अपनी फुल करेज के साथ में ओसीना ठोके कहूंगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे गियर्स को चैलेंज करने के लिए आया हूँ और चीजें पुराने समय के जैसे बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि समय नया है तो सब कुछ नया ही होगा। इसीलिए तभी पर वो अपने न्यू यूनिकी ब्लू बू से कहते हैं कि इस गेट को उठाओ और माउंटेन पर ले चलो जिसके बारे में प्रिंसेस सोचती रहती है कि आखिर न्यू इतने बड़े गेट को उठाएगा कैसे। इसके लिए न्यू ने तुरंत ही अपना कई गुना ज्यादा साइज पला लिया था और तो उस गेट से भी बड़ा लगने लगता है। उस गेट का भी वजन सैकड़ों टन से ज्यादा होता है जिसको उठाने में तो न्यू की भी हालत खराब हो रही थी लेकिन आखिरकार बोस को जरूर से उखाड़ कर अपने कंधों पर ले ही लेता है जो ये दिखाता है कि जब मास्टर का पैर जितना ज्यादा पावरफुल है तो वो खुद कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। जो नजारा देखकर प्रिंसेस और हुलिंग गर्ल दोनों की दोनों शौक हो जाते हैं कि किस सच में ये इतना ज्यादा पावरफुल है। न्यू उस गेट को लेकर आगे बढ़ रहा था और उसी के पीछे पीछे मास्टर चिनमू और हुलिंग गर्ल और प्रिंसेस आगे बढ़ रहे थे। न्यू के इतना ज्यादा बिखरा लूप देकर और साथ ही साथ उसे ऐसा करते हुए देखकर यहाँ सीढ़ियों पर जो पावरफुल विच से बैठे हुए होते हैं वो वापस अपने सर को झुका लेते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी इतना केपेबल है कि इनमें से किसी के साथ में भी मुकाबला कर सके। और ये गोल्डन पेरिस भी देखने में ऐसा लगता है जैसे कि बादलों में घुसा पड़ा हो और उसका जब अपनी नजारा दिखाया जा रहा था तो यहाँ पर साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में विचेस भी आते जा रहे थे। चारों तरफ से इकट्ठे होने लगते हैं सीढ़ियों की हर एक की जगह पे बैठ जाते हैं। सीढ़ियों के साथ साथ इस पैलेस की जितनी भी छोटी से छोटी भी चोरियां होती है उनके पास में आ चुके थे ये विचेस। चिनमू देखता है कि इनकी संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है जिसके साथ साथ पैलेस के अंदर कुछ ग्रेट विच भी होते हैं और सबसे अंदर होता है हेवली वुकान जिसके एंट्री लेने की वजह से उसके एक दरवाजे को खुलने की वजह से चारों तरफ डार्क एनर्जी बहने लगती है जिस बात को दर्शा रहा था कि अभी से गोल्डन पैलेस का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा सामने आ रहा है। उस एटमॉस की एंट्री उसका लेवल उसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था मान ऐसा लगता है जैसे कि पूरे की पूरे डीमन क्लेन का यही सरदार हो लेकिन ये असल में डीमन क्लेन का नहीं बल्कि विच क्लेन का असली सरदार है। इसके सामने आते ही हरी की विच ने अपनी सर को झुका दिया था और तभी वो कहने लगता है वो खान यानी कि मास्टर बाशान से कि तुम बीते भी इतने सालों से आराम से अपनी जिंदगी को बिता रहे थे यान खान के इंपीरियल अकेडमी के अंदर या मैं जान सकता हूँ कि आज इतने सालों बाद तुम मेरा दरवाजा खुद कटाते हुए क्यों आ गए हो। तो मास्टर भी अपनी ओरा को दिखाते हुए इस जमीन को फाड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारे दरवाजे को मैंने खटखटाया। अपने बात तो बहुत ही कड़क कह रही हेवली खान न्यू अब जल्दी से उस गेट को नीचे रख दो और इनको दिखा दो। जहाँ पर न्यू ने भी एक ही पंच के साथ में अपनी पावर्स को दिखा दिया था और गेट को लाके रख दिया था इन सभी विचेस के सामने। मास्टर अब तुरंत ही उसी गेट की सेल पे जाकर बैठ जाते हैं और ये कहने लगते हैं यहाँ से कई सालों पहले मैंने तुम्हारे गियर्स को चैलेंज किया था 100 दिन के लिए। मैंने वादा किया था कि मैं 100 दिन के अंदर हर किसी को हराऊंगा और तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझसे फाइट करने के लिए कितनी ज्यादा पावरफुल लोग सामने आए थे और मैंने हर किसी को हराया था। मैं फाइट कर रहा था ये सोचकर कि या तो मारूंगा या सबको मार के जाऊंगा लेकिन मैंने उस वक्त अपने से कमजोर को किसी को भी मारा ही नहीं था। इसी वजह से आज इतने सालों के बाद मेरे सामने काफी सारे लोग खड़े हैं और तुम सभी के सभी वही बच्ची हो जिनको मैंने कमजोर समझ के जिंदा छोड़ दिया था। मास्टर अब नीचे आकर अपना एटीट्यूड दिखाते हैं और तभी एक ग्रेट समन ये कहने लगता है कि तुमने जो घाव हमें दिए थे वो तो कब के भर चुके हैं और इतने सालों से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकतों को पला रही है अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। हम लोग एक बार तो वू खान के हाथों से बच गए थे लेकिन इस बार वू खान हमारे हाथों से नहीं बचेगा। मास्टर कहते हैं कि उस समय पर मैंने और मेरे मास्टर ने तुम्हारे ही सेक्ट के सैकड़ों लोगों को मारा था। वो जिन मुझसे कहते हैं कि यही वो गेट है जो कि पहले मुझसे बिलोंग करता था और आज ये तुमसे बिलोंग करता है। जाओ और आगे बढ़ो क्योंकि अब ये तुम
तुम्हारी बारी है, जिससे कि चिन्नू आगे बढ़ते हुए ये कहने लगता है ही पहले मुझे ये बता दो कि यहाँ के ओयान कान के रूल्स में क्या कोई फर्क है या फिर दोनों जगह के रूल्स सेम है। मास्टर कहते हैं कि जिस समय पर दाओ सेक्टर वालों ने और जेन सेक्टर वालों ने हमारे गीत को ब्लॉक करके चैलेंज किया था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को दिखाने के लिए और जीतने के लिए आई थी। वो जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं थी जिसकी वजह से वहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई थी। लेकिन आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पर मौत की कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है जीने की। इसीलिए मेरी बात को याद रखना कि जब तुम किसी ऐसे मास्टर के साथ फाइट करोगे जो कि तुम्हारे बराबर के लेवल का होगा, तो तुम्हें उसको किसी भी हाल में जान से मारना ही होगा, जिसके लिए प्रिंसेस और चिन्नू दोनों की दोनों तैयार हो जाते हैं। चिन्नू कहता है कि चलो कम से कम इसी बार तो अब मैं दोबारा से अपने डांसू वाले फॉर्म में आ पाऊंगा। जहाँ पर तभी फिर ग्रेट लॉर्ड ये कहने लगता है कि लेकिन अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारी मौत के साथ साथ तुम्हारे नाम पर ये जो मार्शल खान का टाइटल है वो भी ले लिया जाएगा। तभी तो मास्टर बाशान ग्रेट लॉर्ड से ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें से बात को याद रखना होगा कि इन दोनों का कल्टिवेशन लेवल है 5 एलिमेंटरी रियल्म। इसीलिए ग्रेट लॉर्ड तुरंत ही अपनी गोल्डन पैलेस के डिसाइपल से ये कहने लगता है कि मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनना कि तुम में से जो कोई भी 5 एलिमेंटरी रियल्म के बराबर के कल्टिवेशन को रखता हो वही फाइट करने के लिए जाएगा। हो याद रखना आज ये दोनों के डुलू हमारे हाथों से मरने चाहिए, लेकिन अगर किसी ने भी मेरे ऑर्डर को ना मानने की गलती की तो उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। जिस ऑर्डर को अब यहाँ पर फॉलो किया जाएगा और यहाँ का नजारा अम्पी कि तुम ही बदलने वाला था। यूके भी गोल्डन पैलेस के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का खून खराबा होने वाला है। ग्रेट लॉर्ड कहता है कि वो खान कई सालों पहले तुम्हारा मास्टर तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था चैलेंज करने के लिए। ये बात तो हम सभी जानते थे कि हेवली खान यानी कि तुम्हारे मास्टर की जो डिवाइन पावर्स है उनका कोई तोड़ नहीं है, जिनकी ताकत की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और आज भी मैं उन्हें अपने आप से कई गुना बड़ा भी मानता हूँ। लेकिन याद रखना कि तुम अपने मास्टर के बराबर के नहीं हो और न ही तुम हेवली खान हो। मास्टर बाशान कहते हैं कि वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि अगर तुम मुझे जान से नहीं मार पाओगे तुम्हें हर एक रूल को फॉलो करना होगा और तुम्हारी जगह पे मैं आ जाऊंगा। जिससे कि चिन्नू प्रिंसेस आगे बढ़ती है, लेकिन तभी न्यू कहने लगता है कि मास्टर आप यहाँ पर खुद को मान नहीं सकते। जिससे कि मास्टर कहते हैं कि अगर तुमने अपनी जुबान बंद नहीं की तो वापस जाकर सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा। जिससे कि वो डर के मारे हुलिंगर के पीछे छुट जाता है और तभी फिर ये कहा जाता है ये दो भी वकूफ से बचे। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि सेक्युलर सेंचुरी के गेट को चैलेंज करना इतना भी आसान है? इन लोग तो बिना सोचे समझे अपने मास्टर की बातों में आकर यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन उसके सामने आते ही चिन्नू और प्रिंसेस सबसे पहले उसे ग्रीट करते हैं। जिनको ऐसा करते हुए देखकर वो ग्रेट विचिया कहने लगता है कि तुम्हारे यानकान में होते होंगे सैकड़ों रूल्स, लेकिन हमारे इस सेक्ट में ज्यादा कोई रूल नहीं होते। जिसे आगे बढ़ते हुए देखकर यहाँ पर जिन लोगों को कैद किया गया था वो तो डरने लगते हैं। वो ग्रेट विच कहता है कि मैं तुम्हारे फ्लैश को तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब कर लूंगा, उनको खा जाऊंगा, क्योंकि यही हमारा असली सोर्स है डार्क कल्टिवेशन को आगे बढ़ाने का। इस लेब से ज्यादा बेहतर तो तुम लोग हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी एकदम कल्टिवेशन से भरी हुई है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर प्रिंसेस आगे बढ़ने लगती है कि इसको तो आज मैं जान से मार दूंगी। जिसको रोकते हुए चिन्नू कहता है कि प्रिंसेस जरा पहले मुझे आगे जाने दो। हो चिन्नू के केवल सामने आने से ही यहाँ पर एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है जो कि सभी को फील होने लगती है और मास्टर कहते हैं कि मेरी डिसाइपल का ये ओपोनेंट है वो काफी कमजोर सा लग रहा है, क्योंकि ना तो उसकी फाइटिंग स्पिरिट देखने में मजबूत लग रही है और न ही वो कूल लग रहा है। लूबुल भी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो ऐसे ग्रेट विच हो जो कि मुझे भी नहीं हरा सकते। वो चिन्नू से ये कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने सारे लोगों को हरा पाओगे? अरे मास्टर कितनी ज्यादा ग्रेट है कि वो आज तक एक भी फाइट को हारे नहीं है, उन्होंने अकेले ही इस पूरे के पूरे गेट के लोगों को हरा कर रख दिया था। चिन्नू तभी कहने लगता है कि मैं एक टायरेंट बॉडी के साथ में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि अगर कोई भी सेम कल्टिवेशन वाला बंदा मुझसे फाइट करता है तो वो कभी भी मुझे हरा नहीं पाएगा और मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जिसकी वजह से एक ही बीच हंसते हुए कहने लगता है कि क्या तुम बकवासी टायरेंट बॉडी की बात कर रहे हो? हमने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। चलो देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी एबिलिटी सच में कितनी कमाल की है। कुछ विचस तो ये भी कहने लगते हैं कि बच्चे वापस से जाओ और दूध पियो और आराम करो, क्योंकि तुम तो एक ही पंच को छीलने की भी लायक नहीं हो। क्यों बेकार में मरना चाहते हो? और उसकी ये बातें सुनकर अब चिन्नू का गुस्सा एकदम हाई पर लेवल पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से वे
थंडर पंच को क्रिएट करता है और जैसे ही हिट कॉल देता है उस बंदे से उसके मास्क के कई टुकड़े हो गए थे और जिस लेवल का ये पंच हिट हुआ था उसकी वजह से वेस्ट गोल्डन पैलेस की कई सारी बिल्डिंग्स को भी फाड़ते हुए आगे निकल जाता है और साथ ही साथ चिन्नू के एक ही सिंगल पंच का ये जो ऑरा होता है वो इतना ज्यादा डेंजरस था। उसने तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पूरे गोल्डन पैलेस में तहलका मचा के लग दिया हो और जितने भी लोग चिन्नू का मजाक उड़ा रहे थे उसे छोटा बच्चा बुला रहे थे उन सभी की रिएक्शन तो देखने लायक होते हैं और साथ ही न्यू का भी रिएक्शन देखने लायक था। तभी चिन्नू ये कहने लगता है कि न्यू शुरू जरा तुम्हारे मास्टर को इसे गोल्डन पैलेस को चैलेंज करने के लिए पूरे 100 दिन का समय लगा था, लेकिन याद रखना मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दिन की जरूरत है और ये पूरा गोल्डन पैलेस खत्म हो जाएगा। जिस वार्निंग के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है और इसकी आगे के एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर